जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। और प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको 14 अगस्त 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स पढ़ाने आया हूं। आप यहां पे स्टैटिक जीके पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं 1341 नंबर की क्लास, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप क्लास यहां पे देखेंगे। तो शुरुआत यहां पे मोटिवेशन लेक्चर से करेंगे, मोटिवेशन थॉट से करेंगे, जो आपको दिन भर चार्ज अप रखेगा और आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में ऊर्जावान शक्ति डालेगा। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से आपको मजबूत बनाता है। स्ट्रगल कर रहे होंगे आप, आपके लिए कठिन दौर चल रहा होगा, लेकिन दोस्तों एक समय आएगा जब आप सफल भी होगे तो आपको मजा भी आएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो मजा यहां पे संघर्ष करने के बाद सफलता मिलता है ना, वो मजा आपको फ्री में नहीं मिलेगा। बस आप ऐसा समझ लो कि अगर मैंने आपको फ्री में 1 लाख रुपए भी दे दिए ना, तो आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे। लेकिन आपकी मेहनत की कमाई हुई 1000 रुपए भी आपको खुशी देगी, आपको प्लेजर देगी। ठीक है, तो मेहनत करके प्राप्त करने में जो खुशी है वो फ्री में अर्जित करने में नहीं है। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। 15 नंबर की जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 को किसने जीत लिया है? तो 15 नंबर की जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप हुई है और इसे यहां पे झारखंड ने जीता है। इसका राइट आंसर झारखंड होगा। तो झारखंड महिला हॉकी टीम ने लगातार दूसरे साल 15 नंबर की जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है। दे हैव won the 15 जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम एंड दे हैव डिफीटेड टू वुम। झारखंड ने फाइनल में हरियाणा को हराया है। 2-1 से हरियाणा को हरा करके इसको अपने नाम कर लिया है। तो फाइनल मुकाबला कहां पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था, जगह है काकीनाडा। वहां पे कंपटीशन हुआ था और झारखंड ने इसे जीत लिया है। तो झारखंड ने जूनियर राष्ट्रीय खिताब 4 बार जीते हैं। लास्ट टाइम जीता था 2024 में और 2025 में भी जीता है, 2018-19 में भी जीता है। अब देखिए फ्रेंड्स, 2025 में झारखंड की जो महिला हॉकी टीम है, इन्होंने तीनों ही जो कैटेगरी है, 3 नेशनल कैटेगरी है, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर, तीनों को ही यहां पे इन्होंने जीता है। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको और भी यहां पे विनर्स के नेम बता देता हूं कि कौन सा आयोजन हुआ है और उस पर कौन विनर बना है। तो महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का विजेता ओडिशा वॉरियर्स बना है और सुरमा हॉकी क्लब रनर अप था। फिर है महिला जूनियर एशिया कप हुआ था 2024 में, भारत विजेता बना चाइना को हरा के। पुरुष जूनियर एशिया कप हुआ था 2024 में, भारत विनर बना था पाकिस्तान को हरा के। और 8th वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी 2024 में, भारत विनर बना था चाइना को हरा के। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन, जिसे आईएसएम कहते हैं, इसके तहत किस राज्य में सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को अप्रूवल दिया है? तो सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को अप्रूवल मिला है ओडिशा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों जगहों पर, ओडिशा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में, इन तीनों जगहों पर परियोजनाओं को यहां पे मंजूरी मिली है। तो यहां पे सेमीकंडक्टर जो मिशन है, इसमें ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4600 करोड़ की लागत से 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को अप्रूवल मिला है। 4 न्यू सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। तो जो सेमीकंडक्टर मिशन था वो 2021 में स्थापित किया गया था, 2021 में। और हमारी जो नोडल मिनिस्ट्री है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके मंत्री अश्विनी वैष्णव है। तो इस पर टोटल जो खर्च आ रहा है 76,000 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अभी आने वाला जमाना देखिए, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर लगते हैं। तो भारत को सेमीकंडक्टर हब बनना है और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्लोबल हब बनना है। इसके लिए यहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव के तहत यहाँ पर इसकी स्थापना की जा रही है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आप कहाँ कहाँ देखेंगे? तो आप जो रिमोट इस्तेमाल करते हैं, जो मैं पैनल इस्तेमाल करता हूँ, आपके जितने भी लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर है, सभी जगह आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस देखने को मिलेंगे। ये अर्धचालक कहलाते हैं, जो कि इंसुलेटर की तरह काम भी करते हैं, कंडक्टर की तरह भी काम करते हैं। तो दोनों इनमें प्रॉपर्टीज होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं सेमीकंडक्टर्स के, ठीक है, जिनका इस्तेमाल बहुत होता है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर।
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए का लोकपाल हाल ही में किसे बनाया गया है? हु हैज बिकम द ओम्बड्समैन ऑफ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन? तो बीसीए का यहां पे लोकपाल बनाया गया है एल नागेश्वर राव। इसका जो सही आंसर हो जाएगा एल नागेश्वर राव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो शशि प्रकाश गोयल हैं, ये बिहार के चीफ सेक्रेटरी, बिहार के मुख्य सचिव बने हैं, बिहार के मुख्य सचिव बने हैं। ठीक है। पुष्पेंद्र पाल सिंह कौन है? हमारी आर्मी यानी हमारी थल सेना के वाइस चीफ बने हैं। ठीक है। संजय वात्स्यायन कौन है? हमारी जो नेवी है, नेवी के वाइस चीफ बने हैं। ठीक है। नौसेना के वाइस चीफ बने हैं। तो मैंने आपको सारे ऑप्शंस भी बता दिए। अब यहां पे हम समझते बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो लोकपाल ओम्बड्समैन बने हैं। देखिए लोकपाल क्या करता है? भ्रष्टाचार को रोकने का काम करता है। लोकपाल का मेन, और भारत के जो लोकपाल हैं वो मानिक राव खानविलकर साहब हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुके हैं, ये न्यायाधीश रह चुके हैं एल नागेश्वर राव। तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जिसे बीसीए कहते हैं, तो बीसीए का इन्हें अपॉइंट किया गया ओम्बड्समैन। ठीक है, बाय द सुप्रीम कोर्ट। इनकी नियुक्ति का जो यहां पर उद्देश्य है वो है जो वहां पे पदाधिकारी हैं तो वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, कोई इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं कर रहे हैं, तो उन सभी की जांच करने के लिए इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। आप यहां पे मेरे पीछे एल नागेश्वर राव को देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की। तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को एफिलिएशन बीसीसीआई ही देता है। मेन बॉडी भारत में बीसीसीआई है जो बहुत सारे राज्यों को एफिलिएशन देती है। पटना बिहार में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और इसका जो मेन कार्य होता है वो स्टेट लेवल क्रिकेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना होता है। अब हाल ही में बहुत सारे अपॉइंटमेंट हुई, एक बार मैं वो भी पढ़ा देता हूं। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। इंडसइंड बैंक के जो डायरेक्टर एमडी बने हैं वो हैं राजीव आनंद जी को बनाया गया है। निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बने हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी को बनाया गया है और उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के सीईओ हैं। इसके अलावा लोकसभा के सेक्रेटरी भी हैं, लोकसभा के महासचिव भी हैं ये, तो दोनों का कार्य कर रहे हैं उत्पल कुमार सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में किस भारतीय पहल को इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किस इनिशिएटिव को इक्वेटर प्राइज मिला है यूनाइटेड नेशन के द्वारा? क्लियर है? तो फर्स्ट यहां पे ऑप्शन सही होगा बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह, बीबी फातिमा वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहां पे इक्वेटर प्राइज अवार्ड किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अब हम समझते हैं कि आखिर इनको क्यों अवार्ड किया गया, क्या कारण है, पूरा डिटेल से बात समझते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने 2025 में भारत की जो महिला नेतृत्व वाली पहल है, यहां पे सारी जो यहां पर आप देखेंगे जो इनकी ग्रुप में है वो सारी महिलाएं हैं। तो बीबी फातिमा महिला एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनको यहां पे इक्वेटर प्राइज दिया गया है। क्लियर है? और यूएनडीपी के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर आपको नैरोबी केन्या में देखने को मिलेगा। तो इसमें पुरस्कार राशि है $10,000, यहां पे पुरस्कार राशि है। 2025 के और भी देश जो है इसमें शामिल हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, केन्या, पेरू, पापुआ न्यू गिनी, तंजानिया। तो यहाँ पे बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह जो है ये कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा और तीर्था नाम का गांव है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट हवेरी है। तो ये महिला एंटरप्रेन्योर हैं, ये सारी महिलाओं को क्या कर रही हैं, उनको अवेयर करती हैं कि आप कैसे अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से सेल्फ इंडिपेंडेंट आप बन सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने परिवार को भी आगे लेके जा सकते हैं। तो 30 गांवों में 5,000 प्लस किसानों को भी इन्होंने एक्टिव किया है इस ग्रुप ने। तो इनका मुख्य कार्य है मोटे अनाज की खेती करना। मोटे अनाज में क्या आता है, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, इनका न्यूट्रिशन बहुत होता है। अगर हम इन्हें कंज्यूम करेंगे तो हमें प्रोटीन और भी बहुत सारे एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें मिलेंगे। और सोलर एनर्जी के लिए प्रमोट कर रहे हैं और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और बीज बैंक जो सीड बैंक है इन पे भी ये काम कर रहे हैं। ये इनका मेन फोकस है, मेन इनका वर्क है। अब देखिए बात यहाँ पे मैंने पुरस्कार की है, तो हाल ही में बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं, तो मैं आपको उन सभी पुरस्कारों के बारे में भी पढ़ा देता हूं। तो इसरो के जो प्रमुख है डॉक्टर वी नारायण साहब हैं और ये 11वें अध्यक्ष हैं। इनको जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड मिला है।
गीतांजलि श्री को मिला है पेन ट्रांसलेट पुरस्कार वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए। नेक्स्ट है शरण कुमार लिम्बाले को मिला है चिंता रविंद्रन पुरस्कार। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार दीपिका पादुकोण को मिला है ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का सम्मान सदगुरु को मिला है कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। तो ये सारे रिसेंट में अवार्ड्स दिए गए, मैंने रिवाइज करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा कर दी है? देखिए लगातार एक क्रम सा चलता आ रहा। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको फ्रांस के बारे में बताया था, अब यहाँ पे एक अदर देश भी सपोर्ट कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। एक्चुअली फिलिस्तीन में गाजा, जो फिलिस्तीन है गाजा है, आप ये दोनों को देखेंगे तो वेस्ट बैंक है, ये इजराइल का इस प्रकार से आपने मैप देखा होगा। तो इस तरफ आपको यहाँ पर वेस्ट बैंक देखने को, इधर गाजा देखने को मिलेगा। इजराइल ने यहाँ पे अटैक किया। इजराइल तो भारत का दोस्त है, लेकिन दोस्तों गाजा पे जब अटैक हुआ तो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, लगभग 60,000 लोगों की मौतें हुई हैं और बहुत सारे लोग इसमें घायल हुए हैं। तो नरसंहार टाइप का हुआ है। तो यहाँ पे हमास ग्रुप ने इजराइल पे भी अटैक किया है, ये आपस में लड़ते ही रहते हैं। तो दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे वेस्ट बैंक है, इधर गाजा है, तो ये दोनों मिला करके फिलिस्तीन बनाते हैं, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी सपोर्ट किया है कि फिलिस्तीन एज अ कंट्री होना चाहिए। तो घोषणा यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज ने किया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80 नंबर का सेशन सितंबर 2025 में चलेगा और वहां पर ये समर्थन देंगे। इसका उद्देश्य क्या है? जो फिलिस्तीन के लोग हैं, फिलिस्तीन के जो पीपल हैं, उनके राइट्स की, उनके स्वतंत्रता की बात करना, उनके अधिकार को मान्यता देना, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे देश, ना केवल ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे सपोर्ट किया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, कनाडा है, नॉर्वे है, आयरलैंड, स्पेन, ये सारे देश जो हैं इन्होंने फिलिस्तीन एज अ स्टेट बनना चाहिए, एज अ कंट्री बनना चाहिए, अप्रूव किया है। अब तक 140 प्लस देशों को फिलिस्तीन की मान्यता मिल चुकी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इजराइल नहीं चाहता कि फिलिस्तीन को एज आप इंडिपेंडेंट स्टेट बना। अभी मैंने करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया था कि वो गाजा पे अटैक करेंगे, ऐसा उन्होंने घोषणा भी करी है, खुद यहाँ पे बिल अप्रूव किया है। तो फिलिस्तीन की लोकेशन जस्ट आप देखें तो इजिप्ट के पास में ही है, इजराइल के जस्ट बगल में ही है। तो फिलिस्तीन की जो प्रशासनिक कैपिटल है वो रामल्ला है और यहाँ के जो राष्ट्रपति महमूद अब्बास है, मोहम्मद मुस्तफा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ पे जो करेंसी इस्तेमाल होती है इजराइल शेकेल, जॉर्डेनियन दिनार और मिस यहाँ पे जो इजिप्टियन पाउंड है, इसका इस्तेमाल होता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं थोड़ा स्टडी कर एप्लीकेशन के बारे में बता दूं। जो मेरे साथ नए बच्चे जुड़ रहे हैं, तो आप जैसे ही क्लास खत्म होती है, अब जाकर के पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं जिस क्लास को आप देख रहे हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। रोज हमारे साथ 200-300 नए बच्चे जुड़ते हैं, तो उन सभी को गाइड करना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आप डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको हर एक दिन की पीडीएफ मिल जाएगी, पिछले 6 से 7-8 महीने की। यहाँ पे टेस्ट भी दे लेना, इस क्लास का फ्री टेस्ट होता है, रैंक पता चल जाएगी। शाम के 5 बजे तक आपकी रैंक पता चलती है। और बुक जो हमने लॉन्च करी उसका भी टेस्ट है। कोर्सेस एंड पीडीएफ में अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच है, जो केवल आपको 500 रुपीज में मिल रहा है। चेकआउट कर लेना, 500 कूपन कोड यूज कर लेना। और ई बुक्स है और यहाँ पे टेस्ट पास है। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे शाम को पीडीएफ अपलोड होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना। ये नंबर है, सेव कर लेना। ये नंबर है हमारा यहाँ पे ऑफिशियल, जहाँ पर आप किसी प्रकार की अगर आपको समस्या स्टडी रिलेटेड आप मैसेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं छठवां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास है जो कि अमेरिका और किस देश के बीच में हुई है? उल्ची फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज। तो उल्ची फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया के बीच में हुई है, ठीक है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में एक एनुअल संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, साउथ कोरिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में, ठीक है। तो इसका जो मेन फोकस है, मेन इसका ऑब्जेक्टिव है, जो कोरिया आइलैंड है, कोरिया पेनिसुला है और वहां के आसपास के क्षेत्र हैं, वहां पे रक्षा को लेकर के आगे लेके जाना। और आपको पता है मेन जो इनका उद्देश्य है वो काउंटर करना नॉर्थ कोरिया को और चाइना को वहां पे डराना है, क्योंकि साउथ कोरिया और वहां पे जापान आप देखेंगे, वहां पे आप देखेंगे पास में ही चाइना है। तो ये एक्सरसाइज अमेरिका इसलिए करता है कि ताकि दबाव पड़े चाइना पे कि हम भी तो वहीं पे एक्टिव हैं, ठीक है, और नॉर्थ कोरिया पे भी दबाव पड़े, ठीक है। तो ये अभ्यास 1960 से ही चलता आ रहा है और 2008 में इसका नाम चेंज हो गया था, इसका नाम हो गया था उल्ची फ्रीडम गार्डियन, ठीक है।
अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी मैं पढ़ा देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ आपका, जो 2025 में हो चुके हैं। तो भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट होता है, 15वां नंबर का संस्करण हुआ है। भारत फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास होता है, 8वां संस्करण हुआ है। और भी एक्सरसाइज होते हैं, और ये होता है भारत फ्रांस के बीच में वरुण गरुण डेजर्ट नाइट ऑफ फ्रिंजेक्स। भारत अमेरिका के बीच में होता है टाइगर क्लिफ, ठीक है, टाइगर ट्रंप भी कहते हैं, ठीक है। भारतीय सेना ने किया तीसरा प्रहार अभ्यास 2025 में। डेजर्ट फ्लैग जो है 10, ये मल्टीनेशनल है, बहुत सारे देशों ने मिलकर के किया है। जो डस्टलिक अभ्यास होता है भारत उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, और 6वां डस्टलिक हुआ है। चौथा टाइगर ट्रंप 2025 वही भारत अमेरिका के बीच में हुआ है। भारत रशिया के बीच में इंद्र अभ्यास हुआ है, 14 नंबर का एडिशन हुआ है। प्रचंड प्रहार भारतीय सेनाओं के बीच में होता है, एकेमी अभ्यास भारत तंजानिया के बीच में 2025 में हुआ है। अगला है, भारत में किस देश से जूट उत्पादों की भूमि मार्ग आयात पर पूरी तरीके से बैन लगा है। आप सभी को पता है, जब से शेख हसीना गई हैं तब से भारत के रिश्ते बांग्लादेश से बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे। वहां पे यूनुस खान है, और वहां पे जो वो व्यक्ति है वो भारत के सपोर्ट में एक भी बात नहीं करते हैं। शेख हसीना जब तक थी तो भारत के सपोर्ट में बात करती थी, भारत के रिश्ते भी बेहतर थे। जब से रिजर्वेशन का प्रोटेस्ट वहां पे चला उसके बाद से फिर पूरी तरीके से अगर आप देखें तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ते गए हैं। तो भारत ने फैसला किया है कि पहले तो ऐसा होता था कि मतलब बांग्लादेश हमारी जमीन का इस्तेमाल करते हुए दूसरे देशों में माल पहुंचाता था, हमारे बंदरगाह का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन दोस्तों आज ऐसी सिचुएशन हो गई, हम किसी प्रकार से बांग्लादेश की मदद नहीं कर रहे हैं, और बांग्लादेश से पूरी तरीके से हम यहाँ पे कट टू कट बात कर रहे हैं। तो भारत ने बांग्लादेश से जो जूट प्रोडक्ट हैं जो हमारी भूमि मार्ग का इस्तेमाल करता था उस पर भारत ने बैन लगाया है, और ये सूचना डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने हमें दी है। तो भारत बांग्लादेश की सीमा पर जो सभी भूमि बंदरगाह है उस पर भी रोक लगाई गई है। अगर आप बांग्लादेश से भारत की अगर बाउंड्री को आप देखें तो 4096 यहाँ पे 6 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है, सबसे ज्यादा छूती है, ठीक है, और सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल से इसका बाउंड्री लगता है। तो कौन कौन सी वस्तुओं पे बैन लगा है, प्रोहिबिशन लगा है? जूट से बने हुए कपड़े, जूट की रस्सियां, सुतली डोरी, जूट की बोरियां और थैली, ठीक है, और भी बहुत सारे फाइबर से बने प्रोडक्ट्स भी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। इस बुक को किसने लिखा है? हु ऑथर्ड द बुक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। तो इस बुक को लिखा है दोस्तों धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, जो भारत के पहले पूर्व CGI थे, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, भारत के 50वें CGI थे। अभी पीयूष गोयल जो है ये कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, वाणिज्य और यहाँ पे जो ट्रेड मिनिस्ट्री इसको संभाल रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल भारत के लॉ मिनिस्टर हैं, भारत के कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। BR गवाई कौन है? भारत के 52 नंबर के देश के अभी CGI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, DY चंद्रचूड़ ने बुक लिखी है। भारत के पूर्व न्यायाधीश, आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इनके पिताजी भी लॉन्गेस्ट सर्विंग CGI थे, वो भी यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो इस बुक में इन्होंने क्या बताया है? तो इन्होंने अपनी पूरी अनुभव अपनी पूरी एक्सपीरियंस बताई, इनकी कैसी जर्नी रही है जुडिशरी को लेकर के, ठीक है। तो किस प्रकार से यहाँ पर क्या यहाँ पे लॉ होना चाहिए, क्या जस्टिस होना चाहिए, कैसे डिसीजन लेना चाहिए, उन सबको इन्होंने इस बुक में अपने बताया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी मैं आपको पढ़ा देता हूं जो रिसेंटली में पब्लिश हुई हैं। नैरेटिव्स ऑफ द बेंच, NV रमना ने लिखा है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, PS रमन ने लिखा है। डॉक्टर VI मथन ने लिखा है द सेवेंथ जनरेशन, और मार्च ऑफ ग्लोरी लिखा है K मुरुगम और एरोल डी क्रूज ने, ठीक है। अगला है आप सभी के सामने प्रश्न, जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक DFSI किसने डेवलप किया है? डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवेरिटी इंडेक्स इसे बोलते हैं। तो इस इंडेक्स को IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने मिलकर के डेवलप किया है। इस इंडेक्स से हमें पता चलता है किस राज्य में कितनी बाढ़ आ रही है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी बाढ़ आ रही है। तो इसको यहाँ पे दिल्ली और गांधीनगर ने मिलकर के बनाया, दोनों IITs ने बनाया। तो भारत के जिलों में बाढ़ की गंभीरता का डेटा आधारित मूल्यांकन यहाँ पे किया गया है, ताकि लोग आने वाले समय में सतर्क रहें और हम उसके लिए कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं कि बाढ़ ना आए। तो पटना बिहार में
जो डीएफएसआई है वो 19.37 सबसे ज्यादा है। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में डीएफएसआई 19.01 है। ठाणे महाराष्ट्र का डीएफएसआई तीसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना है। ठीक है, चलिए अगला है राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक, जिसे श्रेष्ठ पहल कहते हैं। इस पहल का शुभारंभ किसने किया है? इंग्लिश में बोले स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। इस इनिशिएटिव को किसने स्टार्ट किया है? तो इस इनिशिएटिव को पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने स्टार्ट किया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी इसका राइट आंसर होगा। तो यहां पर स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स को इसमें शुभारंभ किया है किसने? पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने, जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी भी है प्रेजेंट में। ठीक है, तो ये क्या बताती है? तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बीच में किस प्रकार से हम जो दवाइयों की क्वालिटी है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे उसे रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं, कैसे अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें निगरानी संस्था जो है वो है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो यहाँ पे सारे कंट्रोल को देखती है, कि मेजर्स को देखती है कि ये सही प्रकार से नकली दवाइयाँ तो नहीं भेज रहे हैं, असली दवाइयाँ, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो लोगों की हेल्थ पे इम्पैक्ट ना करे। सीडीएससीओ यहाँ पे देखरेख करता है। अगला है तातो 2 जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जैसे हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा अप्रूवल दिया गया है। टाटो 2 hydroelectric project is located in which one of the following state that has been recently been approved by the central government? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। तो इसको अप्रूवल प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इनकी जो अध्यक्षता में इन्होंने हेड किया था कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति को, जिसे CCEA कहते हैं, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को इन्होंने यहां पर हेड किया और अप्रूव किया है। अरुणाचल प्रदेश पे शियोमी डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा, जहां पर ये तातो जल विद्युत परियोजना बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसकी टोटल लागत 8,146 करोड़ है। 700 मेगावाट की यहाँ पर कैपेसिटी है। 72 महीने में पूरा होगा और एनुअल यहाँ पे बिजली का प्रोडक्शन होगा 2738 यूनिट लगभग। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन और अरुणाचल प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे। ठीक है, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आज 14 अगस्त है और आज 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए 12 अगस्त को जो डे मनाया जाता है उसको हम कहते हैं विश्व युवा दिवस और नेशनल एलिफेंट डे। आज है कल था 13 अगस्त और 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। तो अंगदान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यहां पर उन्हें अवेयर किया जाता है। देखिए कई बार क्या होता है, जिसकी बॉडी लगभग डेड होने वाली है तो आप उसे जला देंगे और वो किसी के काम अगर आ जाएगी तो बढ़िया होगा। तो लोग ऑर्गन डोनेशन, या फिर हमारे समाज में ऐसा है कि लोग ऑर्गन डोनेट नहीं करते, पर धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस फैल रही है वैसे वैसे लोग ऑर्गन डोनेशन कर भी रहे हैं। तो अगर आपका शरीर किसी और के काम आ सकता है तो ऑर्गन डोनेट करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे अवेयरनेस फैलाया जाता है। 2025 की थीम है आंसरिंग दी कॉल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए रोनाल्ड ली हैरिक मेरे पीछे आप देख सकते हैं 1954 में अपने जुड़वा भाइयों को अपनी किडनी दान कर दी थी और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना अंग दिया और ये सबसे पहला फर्स्ट सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट था। तो लोगों को समझ में आया कि अगर हम किसी के ऑर्गन को अपनी बॉडी में लगाते हैं तो हमारे काम आ सकता है। अगर कोई व्यक्ति मरने ही वाला है और या उसका कुछ हिस्सा दिया जा सकता है जिससे दूसरे का जीवन बच सके, तो ये बेहतर है, बेस्ट है। प्यारे साथियों, अभी ब्रांड एम्बेसडर एक टॉपिक आपका आने वाला है। ये क्लास आपकी डेली सुबह 7 बजे होगी। ठीक है, आप जैसे डेली करंट अफेयर्स देखेंगे सुबह 5 बजे, उसके बाद 7 बजे 2 घंटे बाद आपको 10 मिनट की टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की क्लास मिलेगी। तो आप डेली 7 बजे इस क्लास में भी जुड़ो। तो डेली आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 7 बजे प्राप्त करेंगे। ब्रांड एम्बेसडर पढ़ाऊंगा, सब सारे लोग देख लेना, 10 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नंबर तो आपका पक्का है रेलवे के लिए। अब देखिए RRR को हम पढ़ते हैं। RRR में हम क्या पढ़ेंगे? जुलाई महीने के करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे।
भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट कहां पर स्थापित किया गया है? तो कहां पर स्थापित किया गया है? मीरठ में स्थापित किया गया है। अगला है, वैज्ञानिकों ने किस देश के प्राचीन व्यक्ति का पूर्ण जीनोम अनुक्रमित किया है? तो इजिप्ट के व्यक्ति का यहां पर जो जीनोम है उसे सीक्वेंस किया है। ऑपरेशन मेलोन किस एजेंसी ने चलाया था? तो ऑपरेशन मेलोन एनसीबी ने यहां पे चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया, पिछले साल रशिया में किया गया था और 2026 में भारत में किया जाएगा। इनमें से कौन सा देश एनडीबी में शामिल हुआ है? तो एनडीबी में कोलंबिया शामिल हुआ है और उज्बेकिस्तान शामिल हुआ है। प्यारे साथियों, जो 13 अगस्त को करंट अफेयर्स आपने पढ़े थे उसका भी रिवीजन करते हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर देना स्टार्ट कर दो। किस राज्य ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुण दृष्टि को लॉन्च किया है? तो गरुण दृष्टि को किसने लॉन्च किया? यहां पर महाराष्ट्र ने यहां पे लॉन्च किया है। किस देश ने बलूच लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित किया है? तो यहां पे अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित किया है। जोमेटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया है? तो शाहरुख खान को जोमेटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देश का पहला ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश का पायलट प्रोजेक्ट कहां शुरू हुआ है? तो राजस्थान के जयपुर में स्टार्ट किया है। हाल ही में ऑपरेशन अलर्ट किसने स्टार्ट किया है? तो ऑपरेशन अलर्ट यहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 15 अगस्त की तैयारी को देखते हुए किया है। दुर्लभ ब्लू पिंक गिल नाम का मशरूम कहां पे खोजा गया है? तो तेलंगाना में इसको डिस्कवर किया गया है। भारत ने एशिया अंडर 19 अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 27 मेडल यहां पे जीते हैं। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को हम वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाते हैं। लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक किसने पेश किए थे जिन्हें पारित कर दिया गया है? तो हमारे देश के खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने पेश किया था। लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट देश के सेना प्रमुख हैं जो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। तो किस देश के सेना प्रमुख हैं? ऑस्ट्रेलिया के। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2025 जुलाई महीने के लिए किसे चुना है? तो बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए शुभमन गिल को चुना है। पिछले दशक में भारत में लगभग कितने लोग गरीबी से बाहर हो गए हैं? तो 302 मिलियन लोग गरीबी से बाहर हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ल्यूसेंट जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। 2023 में 10+2 में पूछा गया प्रश्न है, असगरी बाई को मुख्य रूप से संगीत के इनमें से किस विद्या में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो ध्रुपद के लिए यहां पे याद किया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो ये वीणा बजाते थे। ठीक है, डी राइट आंसर। तोताराम शर्मा का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से था? तो तोताराम का संबंध पखावाज से था। सीएचएल 2023 का प्रश्न है। आज का सवाल है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल कौन बने हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। पहचान करिए पिक्चर किस व्यक्ति की है। ठीक है दोस्तों, कल कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, पेमेंट करने में इशू आ रहा था, तो फ्रेंड्स आज एक दिन के लिए इस ऑफर को और एक्सटेंड कर रहे हैं अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को। तो आपकी 2 टाइम क्लास होगी, 1 PM और 5 PM में। तो इसमें 11 सब्जेक्ट्स आप मेरे साथ पढ़ेंगे, एंशिएंट मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। राखी 500 कूपन कोड का यूज करिएगा, 500 रुपये में आपको ये बैच मिलेगा। ये नंबर है, आप सेव कर लो। मैं गारंटी से कहता हूं कि ऐसा जीएस आप कभी भी नहीं पढ़ोगे, ना पढ़े होगे। मैं आपको गारंटी से, दावे से कहता हूं, इतनी डीप मैं हर एक चीज आपको पढ़ा रहा हूं। आपको रिकॉर्डेड वीडियो, पीवाईक्यू डिस्कशन, पीडीएफ नोट्स, ये सब कुछ मिलेगा। और ये 7 से 8 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा। 500+ वीडियो आपको मिलेंगे। और दोस्तों, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना है, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में जाना है, वहीं पर आपको कोर्स को सब्सक्राइब करना है। 12 महीने की इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ और 12 महीने की हिंदी मीडियम में पैकेज, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, पेड कोर्सेज, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों, अभी यहाँ पर फ्लैश सेल भी चलने वाली है और हमारी स्ट्रैटेजी की बुक थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों बुक हमने लॉन्च करी है। 4000+ टेस्ट आपको टेस्ट पास में मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। 2025-2024 का 12 महीने का पैकेज मिलेगा। 6 महीने की करंट अफेयर्स की आपको ई बुक मिलेगी 200 MCQ के साथ।
आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। और 7 बजे वाली जो क्लास है ब्रांड एम्बेसडर की, उसको जरूर देखना। और देखो, जुलाई महीने की जो करंट अफेयर्स की बुक है उसको भी पढ़ लेना, ठीक है? ओके। और दोस्तों, आप 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, स्टैटिक पीडीएफ भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और सब्सक्राइब कर लेना इसको, जहाँ पर आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलती रहेगी। आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही शानदार लगा होगा, बहुत ही जानदार लगा होगा। मिलते हैं 7 बजे ब्रांड एम्बेसडर के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़िया से पढ़िए, अपने सपनों को पूरा करिए, माता पिता को याद करते हुए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।